WWE के 6 ऐसे सुपरस्टार्स जो रेसलिंग बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा जल्दी छोड़कर चले गए थे। कौन है ये और आखिर क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE में हर दिन कोई ना कोई नया सुपरस्टार हमें देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से रोस्टर चेंज होता है। और ये सुपरस्टार्स कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय तक WWE में रहते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ सालों साल WWE में बने रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा केस भी होता है कि कुछ सुपरस्टार्स जिनसे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही हूँ या फिर बड़े सुपरस्टार्स भी बहुत जल्दी बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। और आज ऐसे 6 इंस्टेंसेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ नाम ऐसे होंगे जो मैंने मिस करा, तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और फटाफट से आपको इस वीडियो पे लाइक दबाना है। जो हमारा गोल रहने वाला है वो होगा 1500 लाइक्स का। नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाम आता है टेड डिबियासी जूनियर का, एक ऐसा सुपरस्टार जिसको हमेशा WWE में सक्सीड होना था। इस वजह से क्योंकि वो सेकंड जनरेशन सुपरस्टार था। मिलियन डॉलर मैन टेड डिबियासी इतने फेमस उनके डैड रह चुके थे WWE में, और इसी वजह से WWE ने यहाँ पे टेड डिबियासी को जो है वो कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के साथ मिला के एक टीम बनाई थी जिसका नाम था लेगेसी। अब ये माना भी जाता है कि WWE ने जितना पुश करा था टेड डिबियासी को, उससे भी कई ज्यादा गुना पुश करने के उनके लिए प्लान्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज कभी देखने को नहीं मिली गाइस, क्योंकि टेड डिबियासी भी बहुत सारे और सुपरस्टार्स की तरह WWE के बहुत ही ज्यादा टफ शेड्यूल के शिकार बन गए। और उन्होंने भी ये डिसाइड करा सितंबर 2013 में, जब वो केवल 31 ईयर्स ओल्ड के थे, कि वो इस बिजनेस को छोड़कर जाने वाले हैं। और जिस तरीके से WWE का शेड्यूल रहता है वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि अपनी फैमिली के साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना है, वो चैरिटी वर्क करना चाहते हैं और उन्होंने अलग अलग काम करने की सोची है। और इसकी वजह से उन्होंने WWE छोड़ दी। और डेफिनेटली ये एक ऐसे सुपरस्टार थे, जैसा कि मैंने कहा, अगर आज भी WWE में होते तो शायद इनको बहुत अच्छा पुश मिल रहा होता। उसका एक रीजन ये है कि ये सेकंड जनरेशन सुपरस्टार थे, और दूसरी बात ये है कि गाइस इनमें टैलेंट भी बहुत ज्यादा था। लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे नाम आता है ईवा मरी का। ये एक ऐसी सुपरस्टार हैं जिनको WWE यूनिवर्स यूनिवर्सली ही हेट करती थी, यानी कि बहुत सारे फैंस अराउंड द वर्ल्ड जो है वो हेट देते थे ईवा मरी को। और बहुत सारे सालों में इनको इस टाइप का ट्रीटमेंट मिला था कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे बिलोंग करती नहीं है। लेकिन गाइस WWE में हमने बहुत बार देखा कि इन रिंग टैलेंट सब कुछ नहीं होता, कुछ कुछ अलग स्पेशलिटी भी होती है ऐसी सुपरस्टार की, जिसकी वजह से उसको पुश मिल सकता है या फिर उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं यूटिलाइज करने के लिए मेन रोस्टर या फिर NXT में। तो जब ईवा मरी NXT में थी, उन्होंने बेली के साथ अपनी एक फ्यूड करी थी जो कि फैंस को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी। और 2016 में जो है वो स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट हो गई थी। और उस समय पे जो स्मैकडाउन की विमेंस डिवीजन थी वो रॉ के कंपैरिजन में काफी वीक थी। लेकिन शायद WWE ने वो तरीका नहीं ढूंढा जिससे ईवा मरी अच्छा परफॉर्म करें। और इंस्टेड जब भी वो रिंग में आके एक मैच लड़ती थी तो क्लियरली दिखता था कि वो एक ऐसी चीज है जो शायद ईवा मरी कभी नेल नहीं कर सकती हैं। और जब WWE ने उनको सस्पेंड करा तो उसके बाद से लेके आज तक हमें कभी वो WWE में दिखाई नहीं दी हैं। और उन्होंने अपना रेसलिंग करियर केवल 31 ईयर्स की एज में ड्रॉप कर दिया, और अब वो मूवीज के अंदर जो है वो आने लग गई हैं। तो उनका जो है ज्यादा अच्छा रन नहीं रहा था WWE के अंदर, क्योंकि फैंस ने उन्हें बहुत हेट दी और इसकी वजह से वो बिजनेस को छोड़कर चली गई। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है एक ऐसे सुपरस्टार का जो शायद अगर लिस्ट में ना हो तो ये लिस्ट जो है वो अधूरी रह जाएगी, और ये है CM पंक का। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड WWE सुपरस्टार जो कि इस लिस्ट के अंदर है। और नाइट आफ्टर रॉयल रंबल 2014 से लेके आज हो चुका है 2020, और CM पंक हमें WWE रिंग में नहीं दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट CM पंक गाइस इतने पॉपुलर थे, हम सब जानते ही हैं, कि जब वो कंपनी छोड़कर चले गए तो मुझे नहीं लगता कि मैंने पर्सनली उतना ज्यादा बुरा फील करा है किसी और सुपरस्टार के लिए जब वो कंपनी छोड़कर गया है एज कम्पेयर टू CM पंक। और क्यों वो कंपनी छोड़कर गए, इस चीज का रीजन तो हम सब लोग जानते ही हैं। वो चाहते थे कि उनको अच्छे से और पुश करा जाए, उनको भी जॉन सीना और रॉक जैसे सुपरस्टार्स की तरह रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका मिले। और WWE उनको ब्रेक नहीं दे रही थी, वो फिजिकली बहुत हर्ट कर रहे थे। और एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब उन्होंने कहा भाई मैं इस कंपनी से दूर जाना चाहता हूं, क्योंकि ये तो मेरी बात सुनने वाले हैं नहीं, तो मुझे खुद ही वॉकआउट करना पड़ेगा। और वो चीज जबकि उनके लिए उस समय पे काफी मुश्किल रही होगी, शायद उसी की वजह से आज वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन फैंस उतना अच्छा फील नहीं कर रहे, क्योंकि CM पंक डेफिनेटली अगर रेसलिंग में अपना करियर कंटिन्यू करते तो शायद 4-5 साल तो और मिनिमम लड़ते ही, शायद आज की डेट में भी लड़ रहे होते एक लिमिटेड शेड्यूल पे। लेकिन CM पंक गाइस शायद अब हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस लीटा का। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब विमेन्स रेवोल्यूशन एवोल्यूशन ये सब स्टार्ट हुआ था, और इस टाइम से पहले जब भी हमसे कोई पूछा करता
था कि विमेन्स रोस्टर की आज तक की ग्रेटेस्ट रेसलर्स कौन रही है, तो ट्रिश और लीटा दो ऐसे नाम थे जो सबके मुंह पर आते थे। और इसलिए भी था गाइस क्योंकि उस समय पे विमेन्स डिवीजन उतनी अच्छी नहीं थी, सब कुछ डीवास डिवीजन की फॉर्म में था। लेकिन ये दो ऐसी सुपरस्टार्स थी जिन्होंने कुछ अनोखी चीजें करी, स्पेशली लीटा क्योंकि इनका ये डेयर डेविल टाइप का एक कैरेक्टर था। ये बाकी मेल सुपरस्टार्स के साथ भी बिलोंग कर सकती थी, जो कि इनका एक यूनिक ट्रेड था उस समय पे। और बहुत सारी और भी आज की ऐसी यानी कि न्यू जनरेशन फीमेल सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अपना आइडल माना था लीटा को, और उन्हीं की वजह से रेसलिंग बिजनेस में वो आज आई हैं। लेकिन गाइस कुछ इंजरीज की वजह से और कुछ अलग अलग दिक्कतों की वजह से लीटा ने भी डिसाइड करा था साल 2006 में यानी कि 31 ईयर्स की एज में कि वो इस बिजनेस को क्विट करने वाली हैं। और उसके बाद जबकि हमें वो अलग अलग समय पे अपीयरेंसेस करती हुई देखने को मिलती हैं WWE के साथ, लेकिन उनका फुल टाइम करियर तभी खत्म हो गया था। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती हैं गाइस सीएम पंक की वाइफ एजे ली, और काफी सारी लिस्ट में आजकल इनका नाम भी आ रहा है। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि एजे ली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन WWE हिस्ट्री। लेकिन ये बात शायद WWE कभी ऑन स्क्रीन मानेगी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी सुपरस्टार थी जो डीवास डिवीजन में विमेन निकल के आई थी। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि जो आज की हम विमेन्स डिवीजन देखते हैं कि ब्रूटल है और बिल्कुल रियलिस्टिक हैं चीजें, ऐसा पहले नहीं होता था। जब एजे ली थी उनके आसपास सारी डीवास डिवीजन थी और उसमें ऐसा लगता था इकलौती ये ऐसी रेसलर है जो कि शायद एक कुछ अलग सी फील देती है या फिर एक अलग सा इनके अंदर कैरेक्टर है जो कि बाकी किसी भी सुपरस्टार के अंदर नहीं है। तो एजे ली अगर आज के टाइम पे लड़ रही होती तो डेफिनेटली वो शाइन कर रही होती इस वुमेन्स रेवोल्यूशन में। और स्मैकडाउन और रॉ की जो वुमेन्स चैंपियनशिप आई थी गाइस, यानी कि जो वुमेन्स रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी वो एजे के रिटायर होने के कुछ 1 या 2 महीने बाद से ही WWE ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये डेफिनेटली बहुत एक बड़ी शेम है और एक अनलकी पार्ट है एजे के लिए कि उन्होंने इस टाइम पे बिजनेस छोड़ा, कि उनके छोड़ने के बाद से जो है एक्चुअली में विमेन्स के लिए कुछ WWE ने ढंग का स्टार्ट करा था सोचना। और इनके रिटायरमेंट के पीछे भी अलग अलग रीजंस थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन डेफिनेटली यही था कि उनके हस्बैंड सीएम पंक को WWE ने इन दोनों के वेडिंग डे पे फायर कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। और तब से एजे ली भी हमें WWE में देखने को नहीं मिली और केवल 28 ईयर्स की एज में जो है वो इस बिजनेस को छोड़ के चली गई, जो कि मैं अगर अभी भी सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एजे को अब WWE में होना चाहिए था। और नंबर 1 पे गाइस एक ऐसा नाम आता है जो डेफिनेटली यहाँ पे बिलोंग करता है, लेकिन ये एक ऐसा नाम था जिसने WWE से दूर जाके शायद अपनी जिंदगी और भी ज्यादा सुधार ली, एंड ही इज द रॉक। अब 2003 के अंदर गाइस WWE में रॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहे थे, अलग अलग चीजें उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये वो बंदा है जो अगले 5-10 सालों तक भी इस बिजनेस को सिंगल हैंडेडली चला सकता है, क्योंकि लोग इससे कभी बोर होंगे नहीं। लेकिन एट द एंड अल्टीमेट गोल रॉक का हमेशा से ये था हॉलीवुड में जाना। और जब साल 2001 में उनको स्कॉर्पियन किंग की मूवी मिली, उसको करने के बाद रॉक को रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे में वो एबिलिटी है और अगर मैं इस चीज पे और ज्यादा फोकस करूं तो मैं इसमें और भी ज्यादा सक्सेस पा सकता हूं। तो उन्होंने उस समय पे गैम्बल लिया, उन्होंने अपने प्रिय रेसलिंग बिजनेस को छोड़कर मूवी बिजनेस को चुना। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि 10 साल से भी ज्यादा को उनको टाइम लगा अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड फेमस एक्टर बनाने में, और अब वो एक से एक बढ़ के सुपर हिट मूवीज दे रहे हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और उनकी डिमांड इतनी हाई है कि उनके लिए मूवीज जो हैं वो इतनी ज्यादा हो रही हैं और वो उतने रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो डेफिनेटली रॉक एक ऐसा इंसान है जो कि आता जाता रहेगा WWE में से। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि साल 2003 में डेफिनेटली उनका जो फुल टाइम करियर है वो खत्म हो गया था, जबकि उसके बाद भी उन्होंने कई सारे मैचेस लड़े इन द रेसलिंग बिजनेस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, और जैसा कि मैंने कहा अगर आपको लगता है मैंने कोई नाम मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।